गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने एम्फिऑक्सिस के बारे में पढ़ा था। एम्फिऑक्सिस का क्लासिफिकेशन हमने देखा। क्लासिफिकेशन के बाद उसकी जनरल बॉडी अपीयरेंस क्या होगी, जनरल बॉडी कैरेक्टर्स क्या होते हैं, वो हमने स्टडी किए डायग्राम के थ्रू। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। उसमें से हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने अध्ययन किया था कि उसके पोषण की विधि क्या होती है, भोजन में क्या खाता है वो सारी चीज़ें हमने स्टडी करी। आज इसके बाद हम जो स्टडी करेंगे वो होगा हमारा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। श्वसन तंत्र की बात करें तो इसमें विशेष प्रकार के श्वसन अंगों का अभाव होगा, क्योंकि ये जो जंतु होता है उसमें विशेष प्रकार के श्वसन तंत्र नहीं पाए जाते। इसमें जो ग्रसनी होती है, फेरिंग्स होती है, उसकी मुख्यतः वो श्वसन अंग की तरह कार्य करेगी ग्रसनी। जब हम ग्रसनी को पढ़ते हैं तो बहुत ही स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है। हम यहाँ पे देखें ग्रसनी का स्ट्रक्चर देखते हैं, फेरेंजियल रीजन देखते हैं हम यहाँ पे। ये वाला पोर्शन ग्रसनी का क्षेत्र कहलाता है, जहाँ से जल एंटर करेगा एंट्रोस्टोम के बाद। इसमें ग्रसनी में की जो भित्ति होंगी वो बहुत अधिक रुधिर संवहनी होती हैं, वेस्कुलर होती हैं। बहुत सारी रुधिर वाहिनियाँ, छोटी छोटी कैपिलरीज यहाँ पे पाई जाएंगी जो नियमित रूप से जल के संपर्क में यहाँ पर रहती हैं। जैसे ही जल इनके कांटेक्ट में आएगा, इन फेरेंजियल जो इसकी वॉल है इनके कांटेक्ट में आएगा। ये जो फेरेंजियल वॉल आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनके कांटेक्ट में जैसे ही जल आएगा तो जल में उपस्थित ऑक्सीजन इसमें से हार्डमनिया के रुधिर में चली जाएगी और ब्लड में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी में बाहर आ जाएगी सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। और ये सारी चीज़ें गिल स्लिट्स के माध्यम से होगा। रुधिर में इनके में श्वसन वर्णक भी ऐसा कोई नहीं पाया जाता, रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी एब्सेंट होता है। इसके अलावा गैसों का आदान प्रदान कुछ और स्थानों पे भी इनमें नोटिस किया गया है, जैसे कि मेटा प्लूरल फोल्ड्स होते हैं, एट्रियल कैविटी होते हैं, वहाँ पे भी यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज इनमें पाया जाता है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें श्वसन अंग के रूप में फेरेंजियल सरफेस ही इम्पोर्टेंट होता है। ग्रसनीय सतह मुख्य रूप से मुख्य भूमिका इसमें निभाती है। अब हम बात करते हैं, ऑक्सीजन को ब्लड में ले लिया, लेकिन उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। उस ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पढ़ते हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें हम ब्लड के बारे में स्टडी करेंगे, उसका कंपोजिशन देखेंगे तथा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में कौन कौन सी वेसल्स प्रेजेंट हैं, हार्ट पाया जाता है या नहीं, कैसे इसमें ब्लड को पंप किया जाता है, किस तरह से ब्लड फ्लो होता है। इसे हम एक ही सिंपल डायग्राम के थ्रू यहाँ पे हम स्टडी करेंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ। सबसे पहले ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की कुछ मैं विशेषताओं से आपको बताना चाहूँगा कि इनका जो एम्फिऑक्सिस का जो ये सिस्टम होता है वो बंद प्रकार का होता है, क्लोज टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है, तथा इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट तथा कोई भी ब्लड कॉप्सल्स नहीं पाई जाती। इसीलिए इसका रंग कलरलेस होता है। जो ब्लड होगा वो कलरलेस होगा। रक्त में न केवल रक्तवाहिनियों में ही पाया जाएगा, बल्कि लसिका गुहा, लिम्फ स्पेस में भी ये प्रेजेंट होता है, जो कि मेटा प्लूरल फोल्ड में स्थित होता है। श्वसन वर्णक की अनुपस्थिति के कारण इसमें अनुपस्थित होता है श्वसन वर्णक। एम्फिऑक्सिस में रुधिर ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन में मदद नहीं करता। तो हम देखें कि भाई इसमें जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट यहाँ पे ब्लड के थ्रू नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई भी रेस्पिरेटरी पिगमेंट नहीं पाया जा रहा। इसकी जगह पे यहाँ पे जो ब्लड का जो काम होगा वो होगा, जो भोजन के द्वारा विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त हुए हैं उनको विभिन्न कोशिकाओं के लिए वितरित करना, तथा पोषण के बाद कोशिकाओं से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को, जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे उनको कोशिकाओं से बाहर लाना और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स तक पहुंचाना। इस तरह से हम देख सकते हैं कि रुधिर परिवहन का कार्य ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संवहन में मदद करना नहीं होता है।
इसमें एम्फियोक्सस के रुधिर प्रसंचरण तंत्र में हम मुख्य रूप से जो रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं साइनस विनोसस, ये वाला पोर्शन मैं बता रहा हूँ आपको। साइनस विनोसस, साइनस विनोसस या सिराकोटर, जिसे हिंदी में हम कहेंगे सिराकोटर, एक छोटी पतली दीवार वाला एक चैम्बर होगा ये, जो ग्रसनी के पश्च सिरे में पाया जाता है, ग्रसनी के पास में स्थित होता है ये, तथा इस रचना में शरीर के विभिन्न भागों से सिराओं के द्वारा रुधिर एकत्रित होकर अधर महाधमनी में आगे की ओर पंप किया जाएगा। यहाँ से देखो आप देख सकते हैं कि ये साइनस विनोसस दिखाया जा रहा है। इसमें डिफरेंट टाइप की वेन्स के थ्रू यहाँ पे ब्लड इसमें लाया जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है, और कलेक्ट करके इस ब्लड को आगे की ओर वेंट्रल अरोटा को ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो साइनस विनोसस डिफरेंट टाइप की वेन से, डिफरेंट ऑर्गन से आए हुए ब्लड को कलेक्ट करेगा और उस कलेक्ट हुए ब्लड को आगे की ओर वेंट्रल अरोटा के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। वेंट्रल अरोटा मीन्स हिंदी में कहें अधर महाधमनी। वेंट्रल अरोटा को हम अधर महाधमनी कहेंगे। अधर महाधमनी क्या होगी? ये एक बड़ी मध्य रेखा में लंबवत स्थित रचना होगी जो सिराकोटर से निकलती है, सिराकोटर से निकलने वाली होगी, तथा ये संकुचनशील रुधिर वाहिनी होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल होती है। इसमें डिफरेंट टाइप के पेरिस्टाल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, क्रमाकुंचनी संकुचन होंगे जो रक्त को आगे की ओर पंप करेंगे। अधर महाधमनी से ही आगे की ओर अभिवाही क्लोम धमनियाँ, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स और इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स, आपको देख सकते हैं यहाँ पे इस वेंट्रल अरोटा से दो और ब्रांचेस निकल रही हैं, एफरेंट एंड इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स आगे की ओर निकलती हैं। इनको हिंदी में कहते हैं अभिवाही और अपवाही क्लोम धमनियाँ, जो आगे की ओर चली जाती हैं, ग्रसनी के दोनों पार्श्वों में आगे की ओर ये पहुंच जाएंगी, चली जाएंगी। अब इनके थ्रू यहाँ पे जो ब्लड ले जाया जा रहा है, इसमें ये इम्प्योर है, इसमें CO2 है। इस CO2 को कहाँ पे भेजा जाएगा? गिल्स के लिए भेजा जाएगा, गिल्स की दोनों साइडों में भेज दिया जाएगा। जब दोनों साइडों में गिल्स में जाएगा, गिल्स पानी के कांटेक्ट में, वहाँ से इसमें ऑक्सीजन मिल जाएगी और इसे प्यूरिफाई किया जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो दोनों में धमनियाँ बताई हैं मैंने तुमको, एफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स और इफरेंट ब्रैंकियल वेसल्स, ये दोनों धमनियाँ रुधिर को गिल्स में ले जाने का काम करती हैं। आगे हम पढ़ते हैं डोर्सल अरोटा। डोर्सल अरोटा की बात करें तो हिंदी में इसे कहते हैं पृष्ठ महाधमनी। एम्फियोक्सस में रुधिर प्रसंचरण में दो लंबवत वाहिनियाँ पाई जाती हैं। ये एक दाईं एवं बाईं पृष्ठ महाधमनियाँ होती हैं। ये लेफ्ट डोर्सल अरोटा और राइट डोर्सल अरोटा होती हैं। ये धमनियाँ ग्रसनी के प्रत्येक पृष्ठ पार्श्व सतह पर स्थित होती हैं, ग्रसनी के दोनों साइड में होंगी, तथा ये धमनियाँ आंतरिक कैरोटिड धमनियों के रूप में आगे बढ़कर मुख छद भाग को रुधिर वितरित करती हैं। डोर्सल अरोटा में अब प्योर ब्लड आ जाएगा और आगे की ओर ये ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये आगे की ओर भेजी जाएगी। जैसे मेडियन डोर्सल अरोटा है, इसके द्वारा कॉर्डल वेन्स के थ्रू जो रुधिर भेजा जाएगा पीछे वाले पोर्शन में, कॉर्डल भाग में भेजा जाएगा। कॉर्डल वेन्स ये देह के अधर पार्श्व सतह में कॉर्डिनल सिराओं द्वारा एकत्रित हुआ जाएगा, जहाँ पे संख्या में 2 होती हैं। ये दोनों सिरा कोटर में आगे जाके खुलेंगे डक्टस क्यूबराई में। ये कॉर्डल आर्टरी है, ये आगे की ओर जा रही है। इसी तरह इंटेस्टाइनल प्लेक्सस देख सकते हैं। इंटेस्टाइनल प्लेक्सस क्या होगा? ये जो होगा वो आंतरीय सिरा को रुधिर भेजेगा। आंतरीय सिरा आंतों से रुधिर को इकट्ठा करेगी और हेपेटिक पोर्टल वेन तक पहुंचाएगी। हेपेटिक पोर्टल वेन यकृत से रुधिर को एकत्रित करके विशिष्ट प्रकार के अपशिष्ट पदार्थों को लेकर साइनस विनोसस तक पहुंचेगी। इस तरह डोर्सल अरोटा से रुधिर विभिन्न भागों से होता हुआ डिफरेंट टाइप की वेन से निकलता हुआ दोबारा से साइनस विनोसस तक पहुंच जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड वाला रुधिर ऑक्सीजन वाले रुधिर में बदला। वो ऑक्सीजन वाला रुधिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को सप्लाई किया गया, वहाँ पे इस ऑक्सीजन का यूज़ किया गया। उस ऑक्सीजन वाले जो कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को दोबारा से वेन्स के थ्रू साइनस विनोसस तक पहुँचाया गया। इस तरह डिफरेंट टाइप की पोर्टल वेन्स ने भी
डिफरेंट टाइप के एक्सक्रीटरी जो फंक्शन वाले सब्सटेंसेस होते हैं उनको भी साइनस विनोसस में भेजा गया। इस तरह से ये जो परिसंचरण पथ होगा वो पूरा होगा। हम बात करें ये पूरे परिसंचरण तंत्र में जो रुधिर का पंपिंग होगी वो एक पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट के थ्रू होगी। यहाँ पे कोई भी हार्ट नहीं पाया जाता। जो इसकी वेंट्रल अरोटा है उसमें ही क्रमाकुंचन गतियाँ होती हैं जो रुधिर को आगे की ओर पंप करती हैं। इस तरह से ये हुआ एम्फीऑक्सस का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसकी कुछ विशेषताएं जैसे मैं बता सकता हूँ कि इसमें हार्ट जो होगा वो एब्सेंट होगा। परिसंचरण तंत्र में उपस्थित वाहिनियों की दीवारें कॉन्ट्रैक्टाइल होंगी। अब हार्ट नहीं है तो जो वाहिनियां हैं वो संकुचनशील होंगी। शरीर के पश्च भाग में वेंट्रल अरोटा का स्थान सब इंटेस्टाइन वेन ने इसमें ले लिया है। डोर्सल अरोटा अग्रभाग में एक जोड़ी वाहिनियों के रूप में इसमें पाई जाती है। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम यहाँ पे देखा जाता है, यहाँ से इसमें डेवलप हो गया है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। इसी के साथ हम बात करें एम्फीऑक्सस के नर्वस सिस्टम की। जैसा कि हम जानते हैं जो नर्वस सिस्टम होगा, तंत्रिका तंत्र होगा, वो जंतु को बाहरी संवेदनाओं को ग्रहण करने में मदद करता है। जंतु जितना जटिल होगा उतना जटिल ही उसका तंत्रिका तंत्र होता है। लेकिन यहाँ पे हम जो जंतु पढ़ रहे हैं वो शुरुआती कॉर्डेट हैं तो बहुत ही सरल प्रकार के हैं। इनके शारीरिक संरचना भी बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, इसीलिए इनका जो तंत्रिका तंत्र होता है बहुत ही आदिम प्रकार का, बहुत ही सरल प्रकार का होता है। इनमें कोई भी ब्रेन नहीं पाया जाता। ब्रेन के स्थान पे इसमें सेरेब्रल वेसिकल प्रेजेंट होती है तथा नर्व कॉर्ड पाई जाती है जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, उसी तरह का वो फंक्शन यहाँ पे करती है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आगे की ओर यहाँ पे एक सेरेब्रल वेसिकल, नर्व कॉर्ड का अगला फूला हुआ भाग सेरेब्रल वेसिकल कहलाता है। इसे हम हिंदी में प्रमस्तिष्क आशय भी कहते हैं। दूसरा इसे वेंट्रिकल भी कहा जाता है। इस सेरेब्रल वेसिकल की दीवारों में या इसके कुछ आगे कुछ विशेष प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जिनमें से एक है पिगमेंटेड स्पॉट जो इसकी अग्र दीवार में स्थित होता है। दूसरा है इनफंडिबुलर ऑर्गन। ये सारे जो अंग हैं ये इसे विशेष प्रकार की संवेदनाओं को ग्रहण करने में मदद करते हैं। ये सेरेब्रल वेसिकल यहाँ पे ब्रेन की तरह फंक्शन करेगी। सेरेब्रल वेसिकल से पीछे की ओर निकली हुई नर्व कॉर्ड पाई जाती है। इस नर्व कॉर्ड से डिफरेंट टाइप की नर्व्स आगे की ओर निकलेंगी, जिसमें सेंसरी व मोटर दोनों टाइप की नर्व यहाँ पे पाई जाती हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर की ओर ये डोर्सल नर्व रूट निकली हुई है, यहाँ पे लेटरल ओसिलाई के लिए बाहर जा रही है, ये वेंट्रल नर्व रूट निकली हुई है। तो इससे जैसे कि हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कह सकते हैं हम नोटोकॉर्ड से डिफरेंट टाइप की नर्व्स निकलती हैं, उसी तरह से यहाँ पे नर्व्स यहाँ पे निकली हुई हैं जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स को आगे की ओर जा रही हैं, आगे की ओर इनको ले जाया जा रहा है। इस तरह से इसके नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से दो भागों को हम पढ़ सकते हैं, एक तो नर्व कॉर्ड, दूसरा नर्व्स, और नर्व्स इनसे निकलने वाली नर्व्स जो होती हैं वो पाई जाएंगी। संवेदी अंगों में मुख्य रूप से इसमें आई स्पॉट्स या सिफिलिक आई यहाँ पे लिखा हुआ है वो पाए जाते हैं। ये वाला आई स्पॉट होता है, ये तंत्रिका नली की संपूर्ण लंबाई में तंत्रिका रज्जु की अधर पार्श्व सतह पर पाए जाएंगे। इनमें एक लेंस के समान प्रकाश संवेदी कोशिका उपस्थित होती है जो जंतु को प्रकाश का ज्ञान कराते हैं। एक मैंने बताया था आपको इनफंडिबुलर ऑर्गन्स, इसमें बताया नहीं गया है, लेकिन इसमें एक संवेदी अंग होता है जो कि सेरेब्रल वेसिकल के पास स्थित होता है। यह सेरेब्रल के फर्श पर उपस्थित रचना है जो कशेरुकी जंतुओं के मस्तिष्क में उपस्थित इनफंडिबुलम रचना के समान होती है। इस रचना में अनेक प्रकार की सिलेरी सेल्स पाई जाएंगी। ये तंत्रिकीय नालों में उपस्थित द्रव के दाब में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाती हैं। तो जंतु के कह सकते हैं एक तरह के बैलेंस में भी ये हेल्प कर सकती हैं, ये इनफंडिबुलर ऑर्गन। इस तरह से हम देखें इस पूरे सिस्टम हमने पढ़ा, नर्वस सिस्टम और यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, हमने दो को स्टडी किया। आज के जो टॉपिक है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।